नमस्कार, न्यूज़ नाउ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में बैजू अग्रवाल। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 8 मार्च है और इंटरनेशनल वुमेंस डे है। आज महिलाओं के उत्सव का दिन है और आज पूरे विश्व में जो है बड़े धूमधाम के साथ जो है महिला दिवस मनाया जा रहा है। हम आपको बता दें कि 1908 में न्यूयॉर्क में जो है 15,000 महिलाएँ अपने अधिकारों की मांग को लेकर सड़क पर उतरी थी और उसके बाद से लगातार जो है महिलाओं की मांग को लेकर आंदोलन होता रहा है और 1917 में पहली बार जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर गार्गी दत्ता कुंडू, साइकोलॉजिस्ट हैं। मैडम का भी जीवन बहुत संघर्षपूर्ण रहा है। हम आपको बता दें कि मैडम की एक लड़की विकलांग है और अब मैडम ने जो है अपनी ज़िंदगी में बहुत संघर्ष किया, लेकिन इन्होंने कभी हार नहीं मानी और यही वजह है कि आज हमने मैडम को हमारे स्टूडियो में बुलाया है। कहीं न कहीं हमारे इस प्रोग्राम से आपको काफ़ी प्रेरणा मिलेगी। गार्गी दत्ता की ज़िंदगी का जो संघर्ष है, उन्होंने किस प्रकार इस संघर्ष को जारी करते हुए अब जो है मैडम साइकोलॉजिस्ट हैं और महिलाओं के लिए काम करती हैं, लोगों की समस्याओं को लेकर काम करती हैं। तो मैडम, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप अपनी बेटी के बारे में बताएँ, जिसको लेकर आपको एक लंबा संघर्ष करना पड़ा और उसके बावजूद भी आप समाज के लिए काम कर रही हैं। एक्चुअली क्या है, मेरी बेटी बचपन से ही मतलब उसको जन्म के टाइम पे कुछ प्रॉब्लम होने के वजह से तो वो मतलब मानसिक तरह से और शारीरिक तरह से दोनों तरह से ही थोड़ी मतलब प्रतिबंध है। लेकिन वही शायद मेरी काम के लिए इंस्पिरेशन बन गई, क्योंकि मैं इस सब बच्चों के साथ काम करने लगी उसके स्कूल में। उससे पहले मैंने मतलब साइकोलॉजी वगैरह पढ़ रही थी, तो वो कंप्लीट हो गया। उसके साथ साथ मैं ये सब बच्चों के साथ काम करने लगी। ये करते 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 सिर्फ ये डिसेबिलिटी एरिया नहीं, फिर उसके साथ साथ ये मानसिक जो भी एरिया है उसमें भी काम करने लगी। तो लेकिन इसमें एक छोटा बात बोल दूँ, मेरा बहुत सपोर्ट किया है मेरा बेटा जो है वो, मतलब मेरा अपना बेटा नहीं है लेकिन वो बेटे जैसा ही है। उसने मेरा काफ़ी सपोर्ट किया है कि इतना जगह जगह पे नौकरी करना, कलकत्ता में फिर चेंबर करना, यूनिवर्सिटी में पढ़ाना, ये सब कुछ मैं कर पाई क्योंकि मेरा बेटा मेरा बेटी का हमेशा ख्याल रखता था, अभी तक रख रहा है। मैडम, आप भी एक महिला हैं और आपकी बेटी विकलांग है। समाज में अभी भी ऐसी लड़कियों का को जो है लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं सामाजिक तौर पे। कहाँ पाती है अपने आप को इस समय? देखिए, ये ना एक प्रोसेस है। पहले पहले जब कोई बच्चा कोई बीमारी लेके आता है, आजकल हम लोग भी तो क्लिनिक में देखते हैं ऐसे बच्चे, ये रेंज बहुत ही बड़ा है। ऐसा नहीं है कि कोई शारीरिक है, कोई मानसिक है, कोई थोड़ा है, कोई उससे ज़्यादा है। ये सारे के सारे जो अभिभावक होते हैं, पेरेंट्स होते हैं ना, ये पहले समझते हैं कि ये एक कोई बीमारी है। डिसेबिलिटी एक बीमारी है, लेकिन डिसेबिलिटी कोई बीमारी नहीं है। डिसेबिलिटी एक कंडीशन है, हाँ, जो शायद ज़िंदगी भर रहेगी। इसीलिए ये जो प्रोसेस, ये माँ बाप का मेंटल प्रोसेस, उसको एक्सेप्ट करना, बच्चे को कितना सपोर्ट दे सकते हैं, उसके पीछे एक आर्थिक ये भी है। कहीं से भी कुछ भी सर्विस आप लेने जाएंगे तो एक आर्थिक जगह आ जाती है। तो ये सब करते 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 कुछ माएँ हैं, इनिशियली माँ बाप है जो बहुत ही डिप्रेशन में चले जाते हैं। उन लोग को ऐसा लगता है कि हमको ऐसा क्यों हुआ है। लेकिन अगर उसी सेम चीज़ को अगर आप थोड़ा एक चैलेंज समझ के ले ले कि ये भी एक नया चीज़ है, एक्सेप्ट कर ले कि ये मेरे साथ क्यों हो गया, ये नहीं सोच के हो गया, अब क्या करना है मुझे। बिल्कुल दर्शकों, गार्गी दत्ता ने बहुत अच्छी बात कही है कि चैलेंज के तौर पे हमें लेना पड़ेगा और अपने बच्चों को नेग्लेक्ट नहीं करना है बिल्कुल भी। और आज जो है नारी दिवस के मौके पर हम गार्गी दत्ता कुंडू से और भी कई विषयों पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इनका एक लंबा अनुभव रहा है। कई फील्ड में मैडम काम कर चुकी है और हम आपको बता दें कि भारत की आबादी का आधा जो प्रतिशत है महिलाएं हैं, लेकिन आज भी महिलाएं सामाजिक और आर्थिक रूप से काफ़ी पिछड़ी हुई है, काफ़ी वंचित है। एम्पावरमेंट की बातें हो रही हैं, लेकिन आज भी भारत में महिलाएं जो हैं अपने अधिकार से पूरी तरह से, हम तो नहीं कहेंगे, फिर भी काफ़ी हद तक जो है वंचित है। अभी भी प्रोफेशनल और सार्वजनिक जीवन में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। मैडम, आज हमारा ये जो डिस्कशन है इसको हमने 4 सेगमेंट में हमने बांटा है। महिलाओं को लेकर हम बात करेंगे। अगर हम बात करते हैं तो महिलाओं के बारे में, तो एक तो हाउसवाइफ होती हैं, दूसरी होती है जो वर्किंग वुमेन्स है, जो नौकरी करती है, प्रोफेशनल हैं, और तीसरी है अनमेरिड और यंग जो बच्चियां हैं, और चौथी है ओल्ड एज जो वुमेन्स हैं। इनकी और इन चारों की समस्याएं अलग अलग हैं। आप तो काउंसलिंग करती रहती हैं, आपके पास में तरह तरह के केसेस आते हैं, महिलाएं भी काफ़ी आती हैं।
अगर हम हाउस वाइफ की बात करें तो मैडम आज के दिन में भी जो डोमेस्टिक वायलेंस कमा नहीं है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। और दहेज को लेकर भी आज की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। क्या लगता है आपको? अच्छा, पहले तो एक बात बता दूं कि वर्किंग वीमेन और नॉन वर्किंग वीमेन बोल के कुछ होता नहीं है। हर औरत ही वर्किंग वीमेन है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन लोग समाज मानता नहीं। जब से बड़ी होती है तब से काम करना शुरू करती है, जब तक उसकी मतलब उसकी मौत ना हो जाए तब तक उसको काम करना पड़ता है किसी ना किसी तरह। बिल्कुल। तो सभी औरतें वर्किंग वीमेन ही है। अच्छा, यहाँ जो आपने जो मुद्दा उठाया कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस अभी भी बहुत हद तक है। मेरे चेंबर में काफ़ी कपल काउंसलिंग के लिए आते हैं, मैरिटल काउंसलिंग के, वहाँ पे देखती रहती हूँ कि अल्टीमेटली ज़्यादातर केसों में ही देखा जाता है कि उस औरत के साथ मानसिक निर्यातन ऐसे लेवल पे होती है कि औरत को खुद ही समझ में नहीं आता है कि मानसिक निर्यातन से वो जा रही है। उसको लगता है कि जो मेरे साथ हो रहा है ये सही नहीं हो रहा है, लेकिन वो जब भी प्रोटेस्ट करने जाती है तभी उसको उसके घर वाले जो अत्याचार कर रहे हैं या समाज बोलता है नहीं नहीं तुम ज़्यादा सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तुम बहुत बड़ा करके सोच रही हो, तुम ही मेंटल हो। तो इसीलिए काफ़ी ऐसे केसेस आते हैं जिसमें देखा जाता है कि औरत को चेंबर में लेके आते ये सोच के कि वो मेंटल है, वो ओवर रिएक्ट करती है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, लेकिन बाद में देखा जाता है वो एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ओवर रिएक्शन का सोर्स उसके घर वाले ही है। बिल्कुल। तो ये एक मानसिक निर्यातन ऐसी चीज़ है ना, इसको प्रूफ करना मुश्किल है। छोटा छोटा चीज़ में, जैसे कि एक हमारे समाज में चलती है कि मर्दों का जैसे एक मतलब सिर्फ मर्द होने के नाते उसको कुछ स्पेशल स्टेटस मिल जाता है, सिर्फ मर्द होने के नाते, बाकी तो उसका मतलब करियर या उसका पैसा या उसका बैकग्राउंड वो बाद में आता है। सिर्फ मर्द होने के नाते उसका एक स्टेटस स्पेशल हो जाता है और उसके वजह से औरत को सिर्फ औरत होने के वजह से थोड़ा झुक के रहना पड़ता है। ये आज भी है समाज में। और जो औरतें हाउसवाइफ है ना, उन लोगों का जो समस्या है कि वो लोग क्योंकि वो आर्थिक तरह से स्वतंत्र नहीं है इसीलिए वो ज़्यादा प्रोटेस्ट नहीं कर पाती। आज उसका घर में अगर अनलकीली उसका ससुराल या कुछ ऐसा निकले जहाँ पे उसको कुछ मानसिक निर्यातन हो रहा है या उसका पति या उसका सास या कुछ घर वाले कर रहे, तो वो जब अपने बाप के अपने मायके में जाती है, वहाँ पे बात करते हो, मायके के लोग बोलते हैं ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम उस घर में जाके वो सेटल करो उस मामले को। तो क्योंकि उसके पास आर्थिक कोई सपोर्ट नहीं है तो वो अपने बाप या भाई के पास जाता है और वो लोग भी इतना ही मतलब मेनी केसेस में इतना सपोर्ट नहीं देते। तो अल्टीमेटली उस औरत को लगता है कि मुझे निर्यातन सहने के सिवा तो और कुछ रास्ता नहीं है। लेकिन मैडम एक हाथ से ताली नहीं बजती है। आजकल की लड़कियां पढ़ी लिखी है और शादी करके जब ससुराल आती है तो जनरली देखा जाता है कि जहाँ तक घरेलू कामकाज की बात है तो आज की लड़कियां काम करना नहीं चाहती है, उनको यहाँ तक कि खाना पकाना भी नहीं आता है। ये एक बड़ा इशू हो जाता है इन सब चीज़ों को लेकर, क्या कहना चाहिए? हाँ, आपने सही बात बोला है। देखिए पहले के ज़माने में ना मतलब सब कुछ सही था, मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन एक चीज़ अच्छा था कि मर्द बाहर का संभाले, औरत घर का संभाले, मतलब दोनों ही काम ही कर रहे हैं। जॉइंट फैमिली का भी एक बहुत बड़ा असर। लेकिन अभी क्या हो गया, ठीक है वुमन काम करना चाहती है बाहर, एकदम सही है, सबको करना ही चाहिए, लेकिन आजकल कुछ कुछ औरतें हैं, चंद ही होंगे, लेकिन वो लोग क्या करते कुछ भी नहीं करते। इसी के वजह से क्या होता है कि मोटापा बढ़ता रहता है, हाँ, शरीर में काफ़ी मतलब प्रॉब्लम्स होते रहते हैं। मैंने सिर्फ पार्लर जाना और सिर्फ सारा ध्यान सिर्फ अपने पे ही केंद्रित रहता है। हाँ, तो ये थोड़ा ज़्यादा करना ठीक नहीं है। अपना केयर करना डेफिनेटली इम्पोर्टेंट है, बट एक बैलेंस इज रिक्वायर्ड। दर्शकों, हम आपको बता दें कि महिलाओं को लेकर जो है समय समय पर सर्वे होते रहते हैं गवर्नमेंट की ओर से, और एक बात तो साफ है कि भारत में आज भी लड़कियां जो है भेदभाव का शिकार है। बचपन से ही जो है महिलाओं को और बच्चियों को जो है भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। और यहाँ तक कि अगर हम बात करें इलाज की तो लड़कों को जो है बेहतर इलाज आज भी परिवार प्रोवाइड करता है और बच्चियाँ जो है इससे वंचित हो जाती है। मैडम, आपसे मैं जो वर्किंग महिलाएं हैं उनकी भी काफ़ी समस्याएं हैं। एक तो क्या है कि परिवार में उनको तालमेल बिठाना पड़ता है जो काम करने वाली महिलाएं हैं, और दूसरा है कि जब वो ऑफिस में जाती है तो वहाँ भी कई तरह के प्रेशर उनको झेलने पड़ते हैं। सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात कर लीजिए आप, तो ये कॉमन चीज़ें होती जा रही है। तो इन हालातों में महिलाओं की क्या स्थिति होती है, वर्किंग महिलाओं की? वर्किंग महिलाओं की ना मतलब सबसे बड़ी समस्या उन लोगों को ही है, क्योंकि उनको वर्क घर में भी करना पड़ता है, बाहर भी करना पड़ता है। क्योंकि घर का काम मतलब ये तो सोच ही नहीं सकते कि एक औरत
थक के अपने ऑफिस से आती है और अपने हस्बैंड को बोलते हैं मुझे थोड़ा एक कप चाय पिलाओ, ये तो सोचना बिल्कुल मुमकिन नहीं है, लेकिन मर्द आके वो बोल सकता है। तो ये ठीक है, उसका माँ का रोल से वो वंचित नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर उसका बच्चा है तो उसका देखभाल करना भी उसका ही फर्ज बनता है। तो इसीलिए शायद वर्किंग वुमेन को डबल काम करने पड़ते हैं। लेकिन सच तो ये है कि वर्किंग वीमेन जो है ना, वो सच में डबल काम करते भी है और बहुत अच्छे से कर रहे हैं। मल्टीटास्किंग मतलब बहुत सारे काम एक साथ करना, ये औरत से ज़्यादा बेटर कोई नहीं कर सकता। इसीलिए आजकल सब ऑर्गेनाइजेशन में लड़कियों को, औरतों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है मर्दों से, क्योंकि वो लोग बहुत सिंसियर और डेडिकेटेड है। मैडम, आप अपना चैम्बर चला रही हैं, किस तरह के केसेस अभी आपके पास में ज़्यादा आ रहे हैं? वर्किंग वुमेन्स की बात करें तो कैसे केसेस आ रहे हैं आपके पास? वर्किंग वीमेन के तो केसेस आते ही है, रिलेशनशिप लेके बहुत, जैसे कि अनमैरिड लड़कियां, यंग लड़कियां जिन लोगों को रिलेशनशिप में है, उन लोगों की भी काफ़ी केसेस आते हैं। कपल काउंसलिंग के काफ़ी केसेस आते हैं। तो ऐसा नहीं कि हर कपल काउंसलिंग में औरत ही मतलब शोषण का शिकार है। कुछ कुछ जगह पे ऐसे हैं, औरत भी बहुत सारे पॉलिटिक्स खेलती रहती हैं, ये सब भी होता है। तो अनमैरिड लड़कियों का जो अभी इशू है कि ये लड़कियां बहुत ही, ऑल ऑफ देम, कोई तो शादी ज़्यादा करना नहीं चाहती आजकल। वो लोग अकेले रहना चाहते हैं, काम अपने पैर पे खड़ा होकर अपना सब कुछ करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उन लोगों को काम के जगह पे एक प्रेशर होता है सेक्सुअल हरासमेंट के, चाहे उसका कोलीग हो या बॉस हो। अगर वो मेल है, वो उसको अप्रोच कर रहा है, तो वो काम के डर से ना उसको ना नहीं बोल पाती या कुछ प्रोटेस्ट नहीं कर पाती। बड़े बड़े शहरों में क्या होता है कि HR डिपार्टमेंट रहता है ऑफिस में, तो जहाँ पे अवेयरनेस ज़्यादा है, जागरूकता ज़्यादा है, वहाँ पे वो फिर भी रिपोर्ट कर सकती है। लेकिन फिर भी जो घर के अंदर जो डेली बेसिस में लाइफ में हो रहा है, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस हो, सेक्सुअल हरासमेंट हो, ज़्यादातर अनरिपोर्टेड है। आप एक कोई भी पुलिस स्टेशन में जाइए और रिकॉर्ड देखिए, कंसेंसस देखिए, जो सेक्सुअल हरासमेंट या मोलेस्टेशन ये सब कुछ होता है, मतलब मैक्सिमम अनरिपोर्टेड, क्योंकि कोई ये झमेले में पड़ना नहीं चाहता। एक तो शर्म की बात है। आपको शायद याद होगा कि एक बार एक मी टू मूवमेंट हुआ था। मी टू मतलब एक मूवमेंट में बोला गया था कि कौन सी औरत के साथ इस दुनिया में थोड़ा बहुत सेक्सुअल मोलेस्टेशन हुआ है, ऐसा कौन सा है। तो करोड़ों वीमेन ने उसको बस लिखना था #MeToo, और वो मी टू करोड़ों औरत ने लिखा कि मी टू। उसको अपना इंसिडेंट नहीं बताना था, अपना परिचय नहीं देना था, एनोनिमस। लेकिन तो इससे पता चला कंसेंसस में ऐसा कोई औरत शायद कम ही होगा जो कुछ भी हैरेसमेंट नहीं फील किया हो। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं, कभी कभी आपको गलत तरीके से छूना, इस टाइप के हरासमेंट से अगर आप झगड़ा करोगे तो लोग बोलेंगे आप अगर इतना नखरे करी हो तो टैक्सी में जाओ, अपना प्राइवेट गाड़ी में जाओ, ओला में, उबर में जाओ। अभी ये जो मतलब मार्जिनलाइज्ड वीमेन है जो डेली पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करती है, मतलब ट्रैवल करती है, उन लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। तो कभी कभी मतलब जो बाहर बस ट्राम में ये सब सपोर्ट करते हैं, लेकिन ज़्यादातर समय औरत चुप हो जाती है, बताती नहीं है, प्रोटेस्ट नहीं करती है, क्योंकि प्रोटेस्ट के बाद जो झमेला होगा, जो शर्म जो हर जगह होगा, वो हैंडल करना ज़्यादातर औरतों के लिए नहीं है। तो यहाँ पे एक समाज का अवेयरनेस है, सिर्फ औरतों को ही अपने लिए फाइट नहीं करना है। आजकल के लड़के, आजकल के मर्द जो काफ़ी पढ़े लिखे हैं और काफ़ी सपोर्टिव भी है, उन लोगों को भी वॉइस उठाना है, मुझे लगता है औरतों के लिए। तो मैं दर्शकों, हम जो है डॉक्टर गार्गी दत्ता से और भी महिलाओं की समस्याओं को लेकर बातचीत करेंगे। हम आपको बता दें कि भारत में जो है 14 से 50 वर्ष की जो बच्चियां हैं या महिलाएं हैं, उनमें 51% महिलाएं आज भी एनीमिया से ग्रसित हैं, शिकार है। ये आंकड़ा अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। और हम आपको बता दें कि तमाम आंदोलन के बाद में, तमाम कोशिशों के बाद में आज भी महिलाओं की समस्याएं 10 की 10 बनी हुई है। और इसी बारे में आज हम गार्गी दत्ता कुंडू को हमारे स्टूडियो में बुलाए हैं और महिलाओं से संबंधित बहुत सारी बातें हम मैडम से जानना चाहेंगे, क्योंकि मैडम काउंसलिंग करती है, अपना चैम्बर चलाती हैं। मैडम, अनमैरिड जो लड़कियां हैं, यंग लड़कियां हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, कहीं न कहीं सोशल मीडिया का प्रभाव उन पर काफ़ी पड़ा भी है। बिल्कुल। और अभी हम देख रहे हैं कि लड़कियां उम्रदराज हो जाती है, लेकिन शादी नहीं करना चाहती है, पेरेंट्स की बातों को नहीं मानती है। तो ये जो ट्रेंड चला है कि हमें शादी नहीं करना है,
इसके पीछे का राज क्या है, क्या लगता है आपको? आप काउंसलिंग कर रही हैं। इसके पीछे वही कारण है क्योंकि तब शादी करने का मतलब दूसरा फैमिली में जाना, वहाँ पे जाके बाकी मेंबर्स का हिसाब से रहना, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा लेना पड़ता है जो काम में इफ़ेक्ट करता है, शारीरिक मानसिक तरह से वो औरत थक जाती है। अभी देखिए मतलब थोड़ा ऑनेस्टली बोल रही हूँ, शादी का कारण क्या था? एक है कंपेनियनशिप, एक है जो फिजिकल नीड है उसको सेटिस्फाई करना, और एक बच्चा। अभी जो ज़रिया सब कुछ बन गया है इसके लिए फ़िज़िकल नीड सेटिस्फाई करने के लिए जितने सारे डेटिंग ऐप्स वगैरह और इंटरनेट में इतना एक्सेस मिल गया है कि उसके लिए शादी का ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरे है बच्चे बनाने के लिए भी IVF ट्रीटमेंट, स्पर्म बैंक, ये सब भी है। तो ये सब कारण से औरतें देख रही है कि सिर्फ अपनी फ़िज़िकल नीड के लिए या कुछ चीज़ के लिए मेरी ज़रूरत क्या है, इतना झमेला क्यों उठाऊँ, इतना प्रेशर क्यों उठाऊँ, मानसिक और शारीरिक। ऐसा नहीं कि हर किसी को उठाना पड़ता है, लेकिन उन लोगों को लग रहा है कि शायद मुझे ये इतना प्रेशर क्यों लूँ, इससे मैं बेटर मैं अच्छी काम करती हूँ, अच्छा सैलरी है मेरा, अपना घर में कर सकती हूँ, तो घर गाड़ी वगैरह या स्कूटर वगैरह कर सकती हूँ, तो ज़रूरत क्या है। तो ये भी थोड़ा जायज़ है, लेकिन एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि जिन औरतों को, जिसके लिए ये, जो औरत इसको लेके चल सकती है मेंटालिटी को, ये डिसीजन को, वो फाइन, इट्स एब्सोल्युटली फाइन फॉर देम। लेकिन जिसको लगता है कि ये सिर्फ डर की वजह से कर रहे, थोड़ा एक लाइफ में सोचना भी चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे में जितना भी पैसा रहे, जितना भी आपका बैंक बैलेंस, घर, सब कुछ रहे, लेकिन इंसान को लगता ही है उसको ऑपरेट करने के लिए। अगर आप बिस्तर में सो गए तो कौन आपका बैंक से निकाल के आपको मेडिकल हेल्प देगा? तो एक साथी का ज़रूरत होता है। तो ये ज़रूरी है कि एक साथी सिर्फ अपना मतलब केयर टेकर के जरिए नहीं, सब कुछ शेयर करना, सब कुछ ये है। लेकिन जिसको लगता है वो अकेले रह के खुश होंगे, वो अलग अलग इंसान का अलग अलग चॉइसेस होता है, इट्स एब्सोल्युटली ओके कि कौन सा कोई चॉइस वो अपनाएगा। तो अभी इंटरनेट का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, हर चीज़ जो है हाथ में अवेलेबल है। अगर हम फ्री सेक्सुअल की बात करें तो यंग जनरेशन कितना इफेक्टेड है इससे, और इसका प्रभाव कहीं ना कहीं समाज में भी पड़ रहा है मैडम? हाँ, एकदम ही। अभी क्या हो गया ना, मतलब ये रील्स करने में चक्कर में, एक उस दिन मैंने कहीं पे पढ़ा था कि कोई रील्स, एक औरत है जो कंटिन्यूअस रील्स करती थी, तो इतना रील्स करती थी तो उसका हस्बैंड ने उसको मतलब गुस्से में आके उसका मर्डर कर दिया रील्स करने के चक्कर में। तो ये सोशल मीडिया का प्रेशर तो काफ़ी है, सब पे ही है, जो हर कोई बोलता रहता है, इसको डिस्कस करता रहता है, लेकिन उसके बाद ही वो खुद जाके फेसबुक या इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप में बैठा रहता है। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स नो लॉन्गर एक्चुअली कुछ अलग प्रॉब्लम है। पेरेंट्स बच्चों को लेके आते कि हर वक्त मोबाइल में, लेकिन हर कोई अफेक्टेड है। तो ये जो मतलब सेक्सुअल नीड है ना, ये हमेशा था, लेकिन हमारे समाज में इसको लेके काफ़ी शर्म, काफ़ी टैबू वगैरह सब था। तो अभी थोड़ा उठ गया है, उसके वजह से लड़का लड़कियां काफ़ी क्लोजली घुल मिल रहे हैं। काफ़ी लड़का लड़कियां दोस्त है, अभी सिर्फ दोस्त, ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप है। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि इतना फ्रीली एक दूसरे के साथ मिल पा रहे हैं। तो हाँ, एक्सेस मतलब ज़रिया मिलना, एक्सेस तो काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो इसका डेफिनेटली एक अच्छा साइड भी होता है और बुरा साइड भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि क्या है ना कि रिश्ते, असली प्यार, रिश्ते, बॉन्डिंग, ये सब धीरे 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 कम होता जा रहा है। दर्शकों, हम गार्गी दत्ता कुंडू से और भी कुछ विषयों पे बातचीत करेंगे जो हमारे समाज के लिए एक बर्निंग टॉपिक है। मैडम, एसिड अटैक ये अभी भी कमा नहीं है देश के अंदर में, और कंटिन्यू जो हमें खबरें आती रहती है कि आज यहाँ हो गया, कल वहाँ हो गया। तो आखिर इसकी वजह क्या, और कब तक इस पर रोकथाम लग पाएगा, क्या लगता है आप? देखिए, क्या होता है ना कि मतलब कुछ हद तक हमारा समाज में जो मीडिया है, सिनेमा, कल्चर, मतलब जो भी सब देखते हैं हम लोग, सोशल मीडिया, इसमें इस तरह से औरतों का थोड़ा सा डिस्प्ले करते हैं, कुछ औरतें करते हैं। और सिचुएशन ऐसा ही है कि एक मर्द के अंदर में ना वो सेक्सुअल वायलेंस थोड़ा जग जाता है कि वो देख रहा है, लेकिन रियल लाइफ में वो नहीं मिल पा रहा है। इस हालत में अगर कोई औरत या कोई लड़की एक मर्द को ना बोलती है कि वो उसको आके प्रपोज करता है कि मुझे तुमसे शादी करनी है, प्यार करनी है, और वो औरत ना बोल देती है, तब उस मर्द को एक मतलब रिवेंज जैसा फील होने लगता है, और वहीं पे जाके ज़्यादातर केसेस में ऐसे ही होते रहते हैं। तो ये, इसके लिए समाज भी कुछ हद तक दायी है, लेकिन सिर्फ समाज को दोष देना ही मेन नहीं है। ऐसा नहीं कि हर कोई मर्द एसिड फेंकता फिर रहा है, हाँ,
ये मर्द टू मर्द पे डिपेंड करता है कि उसका कैरेक्टर क्या है, कैसा है, वो कितना एग्रेसिव है, वो कितना मतलब औरतों से हेट करता है, ये सब भी है। तो लेकिन इस मुद्दे को डेफिनेटली हैंडल करना ज़रूरी है, क्योंकि ये सेक्सुअल सप्रेशन मतलब सेक्सुअल नीड को ज़बरदस्ती दबा देना शर्म की वजह से, टैबू की वजह से, इससे ही वायलेंस का पैदा होता है। ये चाहे औरत मर्द कोई भी समाज में, कोई भी समाज में, हमारे देश में या कोई भी देश में, वही चीज़ है। मैडम, रेप जो है, रेप की जो घटनाएं हैं देश में अभी भी कम नहीं हो रहे हैं। अगर बॉम्बे, कलकत्ता, बिग सिटी मेट्रो में अगर रेप की घटना घट जाती है तो सोशल वर्कर, सोशल ऑर्गेनाइजेशन सड़कों पर उतरकर बड़े बड़ा आंदोलन करते हैं, मीडिया वाले खूब जोर शोर से दिखाते हैं। लेकिन गाँव की स्थिति बहुत ही भयावह है, जहाँ पर रेप की घटनाएं एक के बाद होती रही है लेकिन सामने नहीं आता मामला। एकदम। क्या लगता है आपको, क्यों हो रहा है इस तरह की घटनाएं में वृद्धि क्यों हो रही है, क्या लगता है आपको? क्योंकि देखिए, बस शहर में रहने वाली लड़की का अगर कुछ सपोर्ट नहीं है तो मीडिया है, वो मीडिया में जाके बात कर सकती है। अगर उसके घर वाले नहीं सपोर्ट करते, पुलिस नहीं सपोर्ट करता, तो फिर मीडिया में जाके बात कर सकती है। लेकिन गाँव की लड़की का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है शर्म। अगर किसी को पता चल गया तो कि उसके साथ ये हुआ है, तो उसके खुद के घर वाले शायद उसके साथ मतलब उसको रिजेक्ट कर दे, उसके घर में रहने ना दे। तो ये शर्म की वजह से काफ़ी लड़के, ये शर्म एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ तक कि शहरों में भी जो भी नारी के साथ अत्याचार होता रहता है, उसका सबसे बड़ा कारण उसको ठीक नहीं होने का समाज में, इसका कारण शर्म और झमेला जो बनेगा, इससे डर के औरत छुप जाती है, बताती नहीं है, मतलब प्रोटेस्ट नहीं करती। कुछ कुछ औरतें प्रोटेस्ट करती है जो बहुत हिम्मत वाली है, लेकिन उसमें भी 2-1 को शायद मीडिया कवरेज मिलता है, हाँ, 2-1 को वो जस्टिस मिलता है। तो ये रेप का भी वही सेम कारण है कि वो सेक्सुअल सप्रेशन के लिए कुछ कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा साइकोलॉजिकली मतलब साइकोपैथिक या कुछ क्रिमिनल माइंडेड होते हैं, वो लोग इस टाइप के एक्टिविटीज़ में जुड़ जाते हैं। और उसके बाद ये एक सारा जिंदगी का मतलब एक बहुत बड़ा धब्बा हो रह जाता है उस औरत के लिए, बहुत बड़ा बोझ बन जाता है उसके लिए। एकदम एकदम। तो मैडम, ऐसे केस आए हैं कि आपके पास में रेप से रिलेटेड केसेस का काउंसलिंग कभी आपने किया है? हाँ, कभी मैं मौका अभी मिला? यहाँ पे सिलीगुड़ी में तो नहीं हुआ है, लेकिन कलकत्ता में मैं जब प्रैक्टिस करती थी वहाँ पे 2-1 केस मैंने हैंडल किया था, NGO से जुड़ा हुआ, तो वहाँ पे कुछ विक्टिम्स के साथ मैंने बात किया था। मैडम, अपना ये जो इलाका है, ये चाय बागान काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, और हमारे नॉर्थ बंगाल की बात करें तो यहाँ पे ट्राइबल्स भी बहुत ज़्यादा है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग की घटना बहुत ज़्यादा हो रही है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग की घटना वहीं आप जो अभी बोल रहे थे, गांव से ज़्यादातर लड़कियां, मतलब मैं कुछ NGOs के साथ यहाँ कनेक्टेड हूँ, वहाँ पे वो मार्जिनलाइज्ड मतलब फाइनेंशियली मार्जिनलाइज्ड औरतों के साथ काम करती है। वो ऑर्गेनाइजेशन ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भी काम करती है। कि यहाँ से काफ़ी केसेस होते हैं कि कोई उसका मतलब बॉयफ्रेंड उसको फुसला वुसला के लेके गया, शादी करेंगे या बॉम्बे में हीरोइन बना देंगे, ऐसा बोल के उसको बेच दिया। ऐसा भी होता है कि बहुत मतलब इतना आर्थिक तनाव है, अपने घर वाले भी बेच देते हैं, ऐसा भी होता है केसेस। तो इसके पीछे ना बहुत बड़ा नेक्सस लगा रहता है। तो काफ़ी NGO भी काम कर रही है, हमारे लॉ एंड ऑर्डर भी काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या हमारे देश का है ना कि आर्थिक तरह से सब कोई अगर एक मिनिमम बेसिक जगह पे आ जाए ना तो कुछ प्रॉब्लम शायद सॉल्व करना पॉसिबल है। मैडम, आज हमने आपसे जो है कई विषयों पर चर्चा किया, और ज़िंदगी का जो अंतिम पड़ाव होता है बुढ़ापा, बुढ़ापे में आकर एक औरत अपने आप को कितना विवश महसूस करती है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम बुढ़ापा का क्या है ना कि जिस औरत और मर्द में ज़्यादातर देखा जाता है कि मर्द ज़्यादा आगे इस दुनिया से गुजर जाता है, तो वो औरत अकेली रह जाती है। उस उम्र में उसका मतलब फिज़िकल मेंटल स्टेट बहुत ख़राब हो जाता है, और फिर भी उसको शायद अपने पोता पोतियों को देखभाल करना, ये सब का ड्यूटी करना पड़ता है, और शायद आर्थिक तरह से भी इतना भी पैसा नहीं होता है कि हम वेकेशन में सीनियर सिटीजन ग्रुप के साथ हम घूमने जाए, हर किसी के पास नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। तो वहाँ पे भी एक देखभाल करने की समस्या आ जाती है, उसका शरीर उसका मन कमज़ोर हो जाता है, तो उसको लेके इतना इम्पोर्टेंस देने वाला शायद कोई नहीं रहता। कहाँ पे नहीं रहता कि उसका बेटा या उसकी बेटी या उसकी बहू और उसका क्या कहते हैं जमाई, उसके पास सब कुछ है, शायद वो सब कुछ मेडिकल फैसिलिटी दे रहा है, लेकिन उसके पास बैठ के कोई बात करने वाला नहीं है। और बूढ़े औरतों के मर्दों के सेम प्रॉब्लम है कि उनके पास बैठ के उनका कोई बात सुनने वाला नहीं है
क्योंकि हर कोई जब कोई जवान रहता है ना, कोई मतलब सीनियर सिटीजन बात करता है, वो तुम चुप करो तो तुमको तो मालूम है, ठीक है, एक ही बात तुम बार बार दोहराती रहती हो। तो ये एक चीज़ हम लोग देखते हैं। मैं काफ़ी जेरिएट्रिक काउंसलिंग करती हूँ जहाँ पे ओवर 60 ईयर्स 65 ईयर्स यहाँ तक के 80-85 ईयर्स के लोग भी मेरे पास आते हैं, या कभी कभी मैं होम विजिट पे भी जाती हूँ क्योंकि वो इतने ही वीक है कि वो नहीं आ पाते हैं चेम्बर में। तो उन लोगों का यही समस्या है कि कोई मतलब साथ में बैठ के साथ देने वाला नहीं है। तो ये एक अकेलापन, लोनलीनेस इज़ अ बिग प्रॉब्लम। लोनलीनेस एक ऐसा ही प्रॉब्लम अब समाज में हो गया है, सिर्फ बूढ़ों को नहीं, इवन यंगस्टर्स, मतलब सबके अंदर एक लोनलीनेस भरा पड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि पहले से ही एक औरत को सपोर्ट देने के लिए उसका अच्छा खाना वाना खाना, उसका मतलब शरीर का ख्याल रखना, ये हर औरत का हक बनती है और ये करना चाहिए। स्वतंत्रता एक ऐसी चीज़ है, फ्रीडम, वो आपका जन्मसिद्ध अधिकार होता है, वो कोई आपको देता नहीं है, वो कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर छीन के लेना पड़ता है। तो ये छीन के लेने का तरीका भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप समाज से अलग हो जाओ थोड़ा सा। इसीलिए सबसे ज़रूरी है अच्छे से पढ़ाई करके या कुछ भी करके आर्थिक तरह से स्वतंत्रता पहली स्वतंत्रता है, बाकी सामाजिक साइकोलॉजिकल ये सब बाद में आता है। सबसे फर्स्ट इज़ फाइनेंशियल। तो हर औरत को जब भी आजकल की लड़कियां आती है चेम्बर में, मैं बोलती हूँ तुम अपना एक टारगेट रखो कि अपना एक घर और अपना एक गाड़ी या अपना एक स्कूटर ये बनाने का टारगेट रखो। क्योंकि बाप के घर में जाओगी तो बोलेगा ये तुम्हारा घर नहीं है, ससुराल में आओगी तो ये बोलेगा ये मेरा घर है, तुम्हारा नहीं है। तो अपना घर बनाओ, अपना गाड़ी बनाओ, अपना सब कुछ बनाओ। बिल्कुल दर्शकों, आज जो है इंटरनेशनल वुमेंस डे है और हमने गार्गी दत्ता कुंडू को आपके लिए जो है हमारे स्टूडियो में बुलाया था और हमने महिलाओं की तरह तरह की समस्याओं के बारे में जो है मैडम से बातचीत किया कि मैडम का एक लंबा अनुभव है, उनकी ज़िंदगी भी बहुत चैलेंजिंग रही, जैसा कि मैडम ने अपने ज़िंदगी के बारे में बताया, अपने बच्चों के बारे में बताया। तो इस परिस्थिति के बावजूद भी जो है मैडम ने हार नहीं मानी और यही वजह कि हमने मैडम को हमारे स्टूडियो में बुलाया ताकि आपको भी जो है हमारे इस प्रोग्राम से प्रेरणा मिले। जो भी महिलाएं हमारे इस कार्यक्रम को देख रही हैं, कहीं न कहीं गार्गी दत्ता कुंडू उनके लिए प्रेरणा का स्रोत रहेंगी। और जाने से पहले मैं मैडम आपसे और एक बात जानना चाहूँगा कि हमारे कार्यक्रम को जो महिलाएं देख रही हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? शक्ति शरीर की नहीं होती है, शक्ति मन की होती है। और ये शक्ति मन में तभी आती है जब हम लोग मन से वो डर को हटा सकते हैं। कौन क्या सोचेगा, ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, मेरा क्या होगा, ये जो एंजाइटी, ये जो फियर है ना, ये फियर को जब तुम दमन कर दोगी और सच का रास्ता करोगी, पकड़ के रखोगी, लेकिन सबके साथ झगड़ा करके अशांति करके नहीं, बुद्धि से ये करोगी, ये डर हटा देने से तभी मन में शक्ति आती है। और ये शक्ति हम सबको इंडिपेंडेंस का साथ देती है, हम लोग स्वतंत्र हो सकते हैं। और लास्ट एक बात बोल दूँ, कभी कभी ना औरत ही औरत का दुश्मन बन जाती है। अगर औरत औरत का दुश्मन रहेगी तो ये पूरा समाज कभी भी एक साथ बढ़ नहीं सकेगा, तो औरत हमेशा पीछे रहेगी और जिसका इफेक्ट हर किसी औरत पे पड़ेगा। इसीलिए एक दूसरे को बिल्डअप करो, एक दूसरे को सपोर्ट करो। बिल्कुल, मैडम ने बहुत अच्छी बात कही कि आपको मन से स्ट्रांग होना है और आपको अपने पैरों पर खड़ा होना है, आपको आर्थिक रूप से मजबूत होना है। और हम आपको और एक सलाह देना चाहेंगे कि अगर आप अपने अधिकारों को छीनना चाहती है या अधिकारों को पाना चाहती हैं तो आपको पॉलिटिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा आना भी होगा, क्योंकि पावर के बिना सब कुछ मिलना संभव नहीं है। इसी तरह एक अगले कार्यक्रम के साथ फिर हम आपके बीच हाजिर होंगे। फिलहाल हम आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार।